तो अभी तक का काम जो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना सीख रहे थे। हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना सीख रहे थे, और ग्राफ के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि उसका डोमेन और रेंज क्या क्या आता है। ग्राफ के साथ साथ हमने ये बात भी देख ली थी कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक का डोमेन और रेंज भी निकाला जा सकता है। रेंज के लिए मैंने आपको कहा था कि आप ग्राफ को भी देख सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि हम 2 केस अभी तक कर चुके हैं। कौन कौन से केस कर चुके हैं? तो वो वाला केस कर चुके हैं जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी भी ग्रेटर देन 0 है। आपको याद होगा ये वाला केस हम कर चुके हैं। इसमें जो ग्राफ बनता है वो 2 पॉइंट पे कट करके जाता है। ये वाला केस हम लोग कर चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग ये वाली बात भी कर चुके हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो डी अगर 0 है, डी अगर 0 है तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा जाएगा कि एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। ग्राफ जो होगा वो एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। मुझे रिप्लाई में बताओ कितने बच्चों को ये वाला पूरा बात क्लियर है? प्रियांशु को क्लियर है? और बच्चे भी बताओ बेटा, क्या बाकी सब बच्चों आपको भी क्लियर है ये जो अभी तक हमने कर लिया है? ग्राफ सारे अभी तक के क्लियर है आपको बेटा? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मजा आ रहा है ना, जब सबके रिप्लाई आते हैं तब मजा आता है देखने में। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है ना। चलिए, अब हम आगे के केस पढ़ते हैं बेटा। हम आगे के केस पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू, मैंने एक एक्सप्रेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया बेटा, y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका ग्राफ बनाना है भाई, ठीक है बात ये, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके कितना आ रहा है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये ज्ञान दीजिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है। जल्दी बताओ बेटा एवरीबॉडी। हाँ जी, इसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके कितना आ रहा है? आप सब सॉल्व करके मुझे भेज रहे हैं सर -3, क्योंकि बी स्क्वायर है 1 -4, तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3। और अगर डी नेगेटिव आ गया तो आप लोगों को याद होगा डी नेगेटिव का मतलब होता था बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, बोलो सही बात है। उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। आप सबने ये बात पढ़ी हुई है बेटा। अगर कभी रियल रूट नहीं आएंगे, यानी कि वो कभी भी ग्राफ को कट करेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। जो ग्राफ होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। चलो बेटा, अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं आप में से कितने बच्चे मेरे साथ साथ ग्राफ समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, आपको याद होगा ग्राफ के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को ढूंढने का काम करते थे। ग्राफ के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स को ढूंढने का काम करते थे। जैसे कि हम देखते थे रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, लेकिन इस केस में रूट तो आ ही नहीं रहा है, तो वो तो हमें मिलेगा नहीं। बाकी के पॉइंट्स को ढूंढने का काम करते हैं। वापिस जाते हैं पिछले पेज पे, बाकी के पॉइंट्स को। जैसे कि आपको याद होगा इसे मैंने एफ ऑफ एक्स भी बोला था, तो कोई मुझे बताएगा कि एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? कोई मुझे बताएगा कि एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या लगता है आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या आप सब सॉल्व कर पा रहे हैं? जल्दी बताइए। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 1। जैसे आप 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू सर 1 आ रही है। इसमें कोई दिक्कत सर हमें नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ आपको याद होगा कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा तो बनने वाला है। तो मुझे ये बताओ वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या आपको याद है? कहीं 2 दिनों में आप भूल तो नहीं गए? 2 दिनों में आप भूल तो नहीं गए कि वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट -p/2a और -d/4a होता था? आप सबको याद है कि वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट -b/2a एंड -d/4a होता था। जरा वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकालो बेटा। -b/2 यानी -1/2a यानी 2, एंड -d आ जाएगा 3/4 इनटू। बोलो कितने बच्चे वर्टेक्स निकाल पा रहे हैं? क्या आप लोग वर्टेक्स निकाल पाने में सक्षम हो? सब बच्चे निकाल पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? -p/2 एंड -d/4। बस अब हम काम करते हैं। x को -1/2 और d y है 3/4। देखते हैं पॉइंट कहां से। सबसे पहला पॉइंट तो उसने क्या कहा कि x की जगह 0 डाल देंगे, y की वैल्यू 1 आएगी। मान लो यहाँ पे पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट है 1, तो x की वैल्यू 0 डालने के बाद तो यहाँ आ गई। जो वर्टेक्स है वो है, वर्टेक्स को दोबारा ध्यान से देखते हैं। वर्टेक्स क्या है? x तो -1/2 और y है 3/4। x की वैल्यू -1/2 बेटा, मान लो x की वैल्यू -1 यहाँ आ रही है, तो -1/2 यहाँ आएगी, -1/2 यहाँ आएगी x की वैल्यू, और -3/4 प्लस 3/4 इससे थोड़ा नीचे होगा मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा वर्टेक्स वाला।
बोले यहाँ पर वो पॉइंट आएगा तो ग्राफ होगा ऑफ कोर्स अपवर्ड बनने वाला, तो ऊपर से आ रहा होगा वर्टेक्स पे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे रोटेट कर ऊपर से आएगा बेटा, है ना, वर्टेक्स से मोड़ना है ना, ऐसे ऐसे मोड़ना। बोलो सही बात है क्या? बोलो ग्राफ क्लियर है क्या आपको? अब की बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, अब की बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, क्योंकि उसकी कोई भी रियल जीरो नहीं आएगी, कोई भी रियल जीरो नहीं आएगी। अभी तक जितने भी ग्राफ पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अभी तक जितने भी पढ़े वो सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या खास बात है इसमें? आप कहोगे सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, ऐसा क्या खास बात है इसमें? तो मेरे भाई जो खास बात है वो ये है, आप ये देखो कि ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट आपको याद होगा, -1/2 एंड 3/4 आया, -1/2 एंड 3/4 आया। तो मैं पूछता था, आपको याद है क्या, एक तो मैं डोमेन पूछता था, डोमेन, बोलो जल्दी से। डोमेन माने आपने कितना एक्स कवर किया, डोमेन का मतलब आपने कितना एक्स कवर किया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स आपने पूरा कवर किया बेटा, ध्यान से देखो पूरा एक्स। मैंने पूछा आपसे क्या आपने ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया, आप कहोगे सर ये कर। मैंने पूछा क्या यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया, आप कहोगे यहाँ कर दिया। आप इस ग्राफ को आगे तो ले जाओ, जब मैं इस ग्राफ को आगे ले जाऊंगा, तो बिल्कुल टच करेगा, वो भी कवर किया है बेटा। मैंने यहाँ वाला पॉइंट भी टच किया है, तो यानी कि मैंने पूरा एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया। तो डोमेन जो इसका आएगा बेटा, डोमेन जो आएगा वो कितना आएगा, -∞ से लेके +∞, यानी ऑल रियल नंबर। डोमेन तो आने वाला है -∞ से लेके प्लस का इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। बोलो क्लियर है? फिर अगली बात हम करते थे बेटा, आपको याद हो रेंज पे, अगली बात हम करते थे किस पे भाई, रेंज पे। रेंज के आपको याद है, रेंज होता था कितना वाई कवर किया। तो वाई में आप सबसे नीचे कहां तक आए, देखो ध्यान से, वाई में आप यहीं तक तो आए नीचे, इसके बाद तो आप हमेशा वाई में ऊपर ही चले हो, वाई में इसके बाद आप ऊपर ही चले हो। तो वाई में आप सबसे छोटा क्या है, 3/4 आए, और उसके बाद आप ऊपर ही चले हो, उसके बाद आप ऊपर ही चले हो। बोलो सही बात है क्या? कितने बच्चे इस पॉइंट तक मेरे साथ बने हुए हैं? रिप्लाई भेजो भाई सारे, क्या आप सब मेरे साथ इस पॉइंट तक बने हुए हैं, है ना? सब बने हुए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मेरा जो आपसे सवाल है, जो ग्राफ था ना बेटा, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया था और डी नेगेटिव आया था। समझ रहे आप क्या हुआ था? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव। तो आप एक बात को जरा मुझे क्लियर करके बताइए, क्या ये ग्राफ कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा? क्या यहाँ से कभी आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा? जल्दी बोलो बेटा, कि कभी भी नेगेटिव आउटपुट मिलेगा? आपको कि नहीं मिलेगा सर, सामने देखो रेंज लिखा हुआ है, रेंज हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, रेंज हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने मैं यहाँ से ला रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी कैसा है बेटा, डी आपका नेगेटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन होगा y = ax² + bx + c, जो एक्सप्रेशन होगा is always positive, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये एक्सप्रेशन कैसा होगा बेटा, is always positive। बोलो सही बात है क्या? ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो सही बात है या नहीं है? सही बात है या नहीं है? सही बात है, सब साथ में है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपके सामने एक बात लिखी है ना, जल्दी से बताना। क्वेश्चन मेरे साथ आपके सामने ये, मैंने आपके सामने ये लिखा कि x² - 2x, + 7 ग्रेटर देन 0। मैंने आपके सामने ये लिखा, मैंने बता कि ये बात कब कब सत्य होगी, कब कब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा, मुझे ये बताओ। मैंने सिंपल ये पूछा आपसे, अभी तक आपको इनइक्वालिटी नहीं आती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना बस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, पर अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आ रहा है 4d² 4 - 28, यानी -24, यानी d इसका नेगेटिव आ गया, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वही आपसे पूछ रहा है, बताओ कब कब पॉजिटिव होगा। वो आपसे पूछ रहे कब कब होगा, आप कहोगे भाई हमेशा होगा,
उसने पूछा बताओ कब कब होगा, आपने कहा हमेशा होगा, और हमेशा के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। बोलो हमेशा के लिए हम क्या रिप्लाई देते हैं भाई, ऑल रियल नंबर। बोलो मैं सत्य बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। अगर कोई आपसे पूछता है भाई, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सप्रेशन कब कब पॉजिटिव होगा, आप कहोगे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, आप कहोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हमेशा का मतलब आंसर क्या आएगा, आर। बोलो हमेशा का मतलब आंसर क्या आएगा, आर। मान लो बेटा उसने एक क्वेश्चन ऐसे बना के आपको और पूछ लिया, मान लो उसने एक क्वेश्चन और बना के आपसे पूछ लिया, उसने आपसे ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे दे दिया आपको बेटा 7, और पूछा लेस देन 0, पूछा लेस देन 0। आपकी नजर फिर से क्या गई कि सर ये तो पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट तो सर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बेटा इसका, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, क्या वो नेगेटिव आ रहा है, जल्दी बताओ, क्या वो नेगेटिव आ रहा है, जल्दी बताओ। तो अगर वो नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो ये बताओ ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा कैसा रहेगा, बोलो ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, जल्दी बोलो, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, बोलो हमेशा रहेगा पॉजिटिव। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। उसने आपसे पूछा बताओ ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होगा, आप क्या आंसर दोगे, सिंपल भाषा में आप क्या आंसर दोगे, कभी भी नहीं। आप क्या बोलोगे भाई, कभी भी नहीं। तो जब हम बोलते हैं कभी नहीं, तो उसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है क्या, 5। उसका मतलब हमारा आंसर होने वाला है क्या, 5। समझ रहे हो। अगर हम कहते हैं हमेशा, हमेशा का मतलब होगा ऑल रियल नंबर, और हम कहते हैं कभी नहीं, तो कभी नहीं का मतलब होगा 5। क्या आप मेरी बात समझ पाए सभी बच्चे, जल्दी बोलो, क्या सभी बच्चे यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही सही चीज, सब बच्चे लगभग यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत बढ़िया है ना। यही वो पॉइंट था जिसके लिए पूरा ग्राफ वाली चीज हमने करी, ताकि आप लोगों को यहाँ तक ये कोई दिक्कत ना आए ये बात मानने में जब मैं ये बात लिखूं, समझ रहे हैं आप ये, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलो अब मैं वो जरा उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करना चाह रहा था, जो इक्वेशन दी थी ना उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा तरीका हमने किया था, क्या तरीका किया था भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में y बराबर में हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपको याद होगा सबसे पहला था होता था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है भाई, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो आप क्या करते थे, x प्लस, बीच में प्लस का निशान है प्लस, यहाँ इसका हाफ करते थे, जो भी कोएफिशिएंट आता था उसका हाफ करते थे, 1/2 आ जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो आपने ऐड किया वही आपने यहाँ 1/2 का स्क्वायर माइनस किया, तो प्लस आ गया 1। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो जाएगा प्लस का 3/4। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे यहाँ तक सब पहुंच गए सही सलामत, है ना। ये हमने पिछली बार किया था याद है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो क्या आपको याद है कि स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू हमने क्या बोली थी, किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या बोली थी, क्या आप सबको याद है, बोलो। किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू होती थी 0, और 0 में जब 3/4 जुड़ेगा तो मिनिमम वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन की क्या आएगी, पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बोलो। 0 में जब 3/4 जुड़ेगा तो सबसे छोटी वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन की आएगी 3/4। तो हम बोल सकते हैं कि जो y आएगा वो क्या आएगा बेटा, 3/4 से लेके कहां तक जाएगा, यही हमने रेंज निकाली, यही हमने रेंज भी निकाली। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सभी भाइयों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, रेंज निकालना इस तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया, आप सबके लिए एक सरप्राइज है, इस संडे को आपका टेस्ट है। ठीक है बेटा, इस संडे को आपका टेस्ट होगा, उसके टाइमिंग्स वगैरह वो ग्रुप में आपको बता दी जाएंगी। जो चैप्टर आ रहे हैं वो है सेट और रिलेशन। ठीक है जी, तो चैप्टर आपके पास आएंगे दैट इज सेट एंड रिलेशन। ठीक है जी, सेट एंड रिलेशन 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा बेटा, वही एनडीए पैटर्न पे, है ना, 300 नंबर का, 300 मार्क्स का। ठीक है, और 2.5 घंटे का। क्लियर है बात। आपका टेस्ट होगा जो आईडी के ऊपर होगा, स्कोबोटिक के ऊपर। ठीक है, इस हफ्ते इस संडे को आपका टेस्ट होगा, तो बिल्कुल तगड़ी सी तैयारी कर लेना भाई, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि बस आप लोगों ने जबरदस्त तैयारी कर, है ना। सर तैयारी कैसे करें वो भी बता दूं। टेस्ट होगा बेटा, वो आपको बता दी जाएगा कौन सी वेबसाइट पे होगा, क्या होगा सब बता दी जाएगा। केवल मैथ का टेस्ट है, केवल मैथ का टेस्ट है। ठीक है ना, इस संडे को केवल मैथ का। ठीक है जी,
तैयारी कैसे करें सर? तैयारी करने का देखो बेटे एक सिंपल सा तरीका जो आपको याद रखना है। क्या तरीका? ये है कि एक तो आप लोग नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, है ना। नोट्स रिवीजन बहुत जरूरी होती है किसी भी टेस्ट में जाने से पहले। सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। पाथ फाइंडर बेटा आप सबने बना रखी है, पाथ फाइंडर आप सबने बना रखी है, ठीक है जी। ये दो चीजें, नोट्स रिवीजन प्लस पाथ फाइंडर, क्लियर है? सर्च एंड रिलेशन। उसके अलावा बाकी तो आप दुनिया की कोई भी बुक पढ़ते रहो, आपकी मर्जी। आप कैसे प्रैक्टिस करते हो मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, मॉड्यूल भी बना सकते हो, वही मैंने कहा ना। उसके अलावा आप मॉड्यूल बनाओ, है ना। उसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ, ये सब कुछ है, देखो सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, है ना। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप ये दो चीजें भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ध्यान देना, मिनिमम, है ना। नोट्स प्लस ये मिनिमम है, और ये फिर आप जितना मर्जी आगे तक जाएंगे। क्लियर है? तो आपका टेस्ट होगा बेटा, सब बच्चे ध्यान देंगे संडे में, ठीक है। पाथ फाइंडर मतलब बेटा आपकी एनडीए की बुक आती है ना, एक एनडीए की पाथ फाइंडर, अरिहंत की पाथ फाइंडर फॉर एनडीए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट करो भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग ऑन, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगी होगी सारी बातें, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जैसे मैंने आपको 3 केस के ग्राफ बनाने बता दिए, मैंने आपको 3 केस के ग्राफ बनाने बता दिए। पहला केस क्या बताया आपको? पहला केस बताया कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनता हुआ जाएगा। 2 पॉइंट, ये केस हम पढ़ चुके हैं भाई। दूसरा केस मैंने बताया कि a ग्रेटर देन 0 होगा और d आपका बराबर 0 होगा, तो जो ग्राफ होगा बेटा वो ऐसा बनता है। एक पॉइंट पे टच करके बोलो, एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। और तीसरा जो केस अभी हमने देख लिया, तीसरे केस में हमने देख लिया कि अगर a ग्रेटर देन 0 तो d लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है, ऐसा जाएगा, काटेगा नहीं इसको। तो ये तीनों ग्राफ आप सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर है? बोलिए जल्दी से, तीनों सब बच्चों को, सारे बच्चों का ये ऐसा आना चाहिए भाई। देखो जितने के जितने जुड़े हुए हैं सबका ये ऐसा है, तो मजा लेंगे। बोलिए, ठीक है भाई, सबका जैसा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये 3 बने, वैसे ही आप आगे भी 3 खुद बना सकते हैं, है ना। मेन तो यही 3 बताने होते हैं, बाकी आप खुद भी बना सकते हैं। क्या है? जैसे फोर्थ में आप क्या कहेंगे, आपकी अभी तक क्या हो रहा था, जो लीडिंग कोएफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से पैराबोला अपवर्ड बन रहा था। अब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, समझ रहे, नेगेटिव, लेकिन डी कैसा रहे, पॉजिटिव। वही 3 केस दोबारा से कंसीडर करेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव लेकिन डी पॉजिटिव, तो होगा क्या? ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, रीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की ओर पैराबोला जाएगा। और इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा कि ग्राफ कितने पॉइंट पे काटेगा? इसका मतलब बताओ मुझे तो, इसका मतलब ग्राफ कितने पॉइंट पे काटेगा? बोलिए जल्दी से। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कितने पॉइंट पे ग्राफ काटेगा? 2 पॉइंट पे काटेगा। बोलो सही बात है क्या? ग्राफ 2 पॉइंट पे काटेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, समझ रहे हो? 2 अलग अलग पॉइंट पे काट के जाएगा, डाउनवर्ड की वजह से नीचे की तरफ जाएगा। बोलो सही बात है, डाउनवर्ड की वजह से नीचे की तरफ जाएगा। इस प्रकार के ग्राफ में बाकी सारी चीजें वैसे निकलेंगी, है ना, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है वही होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी क्या होते थे याद है? -b/2a एंड -d/4, बाकी सब वैसे ही निकलेंगे जैसे अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे। सारी चीजें वही वही f(0) निकाल के देखना, वही सारी चीजें करके देखना, है ना, बिल्कुल सेम वही करेंगे, है ना। ये था हमारा चौथा केस। ऐसे ही बेटा पांचवें केस में हम क्या बोलते हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव, लेकिन डी क्या हो जाए, डी क्या हो जाए, 0। बताना अब जरा, ग्राफ कितने पॉइंट पे काटेगा, कितने पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा, जल्दी बताओ, कितने पॉइंट पे कट करेगा? बिल्कुल सही, केवल एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो, केवल एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। वही सारी चीजें हैं, है ना, सेम वही चीजें हैं। इसी प्रकार जो छठा पॉइंट होता है कि अगर ए नेगेटिव है और डी भी कैसा है बेटा, नेगेटिव है, डी भी कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कितने पॉइंट पे काटेगा, जल्दी बताओ? कोई भी पॉइंट पे काटेगा नहीं, यानी ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बोलो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मुझे जरा ये बताओ, मेरे मेरे मन की संतुष्टि के लिए बताओ, आपको अगर याद हो, आपको अगर याद हो, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि ये वाला जो केस होता है, इसमें जो एक्सप्रेशन होता है, इस वाले केस में
इस वाले में कि ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन कैसा आता था, याद है आपको? एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कैसा आता था, बोलो ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो सही बात है, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है? बोलिए, अगर एक्सप्रेशन हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही रहेगा तो एक्स एक्सिस के नीचे बताओ वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, बोलो जल्दी से। एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। बहुत सही बात। तो आपका एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा बेटा? ऑलवेज नेगेटिव। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बोलो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है और छठा भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यानी कि दोनों में एक समानता थी, दोनों में एक समानता थी। समानता क्या थी कि डिस्क्रिमिनेंट दोनों में नेगेटिव आ रहा है। तो ग्राफ जो होगा वो कभी भी काटेगा नहीं, तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा या एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा। अब ये कौन डिसाइड करता है कि ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? ये डिसाइड करने का काम ए कर रहा है। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला वो एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा। बोलो बेटा, क्या आप सबको ये बात सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं? क्या आप सबको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अब हम अगले टॉपिक पे जरा स्लाइड लगा दूं, बस आपको 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ते आगे। तो अभी तक का जो काम हम देख चुके हैं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस पे ही हम लोगों ने अभी तक सारी बातें करी, सारी बातें इसी पे करी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपके सामने मैंने एग्जांपल सारे लगभग कराई दिए जो जो अलग अलग थे। ये वाला मैं चाहूंगा आप लोग खुद भी ट्राई करें। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद भी ट्राई करें। ये देखो, आप थोड़ा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नजर आ रहा हो तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये इक्वेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, ऐसी नहीं पर इससे अलग करवा चुका हूँ। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? x² + 2x + 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो यानी एक्सप्रेशन देखो कभी भी काटेगा नहीं, एक्सप्रेशन कभी भी इसको काटेगा नहीं। बोलो सही बात है क्या? काटेगा नहीं। तो ये वाला ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। आपको कौन सा याद है? अभी हमने कौन सा किया था, फिर आपको याद हो? y बराबर में x² + x + 1। बोलो याद है क्या? किया था ना एक ऐसा केस? तो बिल्कुल वही सेम केस चल रहा है यहाँ पे, है ना? वही सेम केस यहाँ पर भी चल रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो आप सबका हो ही चुका है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्राफ वाला क्वेश्चन आप सबने कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सीधा हम लोग आते हैं, तो हमारा मेन क्वेश्चन है इनइक्वालिटी, है ना? चलो बेटा, ये हमारा अगला टाइटल है जो आपको डालना है, अपनी हेडिंग डाली सभी बेटा, इनइक्वालिटी। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटी, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि बहुत बेसिक, हर इक्वेशन को सॉल्व करने में अब आगे इनइक्वालिटी का यूज है। समझ रहे हैं? फंक्शन चैप्टर तो पढ़ ही तब पाओगे जब ये आता है। बहुत बेसिक चीज है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है बेटा, चलो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को लेके कुछ कुछ बेसिक रूल है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहला जो रूल है, ध्यान से देखिएगा, एडिंग पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको ये पता ही है कि 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, बोलो सही बात है, 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। आप दोनों साइड में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करो या माइनस करो, वो आपकी मर्जी है ना? आप ऐड करो या माइनस करो, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने मान लो दोनों साइड में 2 ऐड किया, 3 + 2, तो इधर भी क्या ऐड किया? 2। तो बोलो क्या आया? 3 + 2 5, यहाँ आ गया 4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा साइन पहले था वही साइन अब भी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आप नोट भी कर लेना। एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ साइड्स, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। दोनों साइड पे यदि आप पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? बोलो। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वही सेम जो मैंने अभी आपको बोला भी था, क्या कि अगर आप दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर भी, सॉरी पॉजिटिव नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, इन दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। बोलो, दोनों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार, रिप्लाई दो जल्दी। एवरीबॉडी, आवाज सुनाई दे रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना। मान लो यार, मान लो यार, आप जानते हो 10 जो होता है वो छोटा होता है बेटा किससे? 13 से।
आप दोनों साइड से क्या करो, 5 5 घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 8। अब भी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहा, अब भी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत इस बात में भी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, यदि आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं तो भी इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता। किससे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। एक पॉजिटिव नंबर से अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे भी हमने दिया हुआ, आप ऐसे भी देख सकते हो। आप जानते हो बेटा 10 जो होता है वो 15 से छोटा होता है। अगर आपने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। अब भी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो वही है। तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा वही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपका आ गया नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई थोड़ी, जो आपको दिमाग में अपने बिठानी है। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें, बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। अब की बार आप किससे कर रहे हो बेटा, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव से करते हो तो होगा क्या कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए बेटा आप जानते हैं कि 3 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे बेटा, 2 से। 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 से ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3। दोनों सही बात है। -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3, ये हो गया -2। दोनों में बड़ा कौन है भाई, अब ये बता दो। ये तकलीफ किस किस को है वो बताओ मुझे। दोनों में बड़ा कौन है, ये क्या देख पा रहे हो आप, दोनों में बड़ा कौन है, क्या आप जानते हैं नेगेटिव नंबर में इनमें बड़ा कौन है। बिल्कुल सर, नेगेटिव नंबर में ये बड़ा। तो ये देखिए पहले साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे था, अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, चेंज हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो किस किस को ये वाला पॉइंट क्लियर है। क्या आप सबको क्लियर है भाई। चलो शानदार, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। चलो अब ये आ गए इनइक्वालिटी के टाइप, लेकिन इससे पहले मैं एक बेसिक बात पे आपको लेके जाना चाहूंगा। इनइक्वालिटी में मैं एक बेसिक बात पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो उस बेसिक बात को समझिएगा, जो मैं कहूंगा उसको समझिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है कि 1/x ग्रेटर देन 1 दे रखा है। मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त जो एक बात बच्चे के दिमाग में आती है वो क्या आती है कि सर एक काम करता हूँ, मैं x को ना इधर ले जाता हूँ, x को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही वो कराता है 1 ग्रेटर देन x ऐसा आ जाता है। बोलो सही बात है क्या, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि 1 जो होगा ये, मतलब ऐसी दिमाग में सोच रहती है कि x को यहाँ मल्टीप्लाई करा देता है। अगर आपने अपने पिछले दोनों रूल्स को ध्यान से पढ़ा हुआ है इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी के पिछले दोनों रूल्स को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा। अगर तो नंबर पॉजिटिव है और आप उससे मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर तो नंबर पॉजिटिव है और आप उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है और आप उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। यानी कि इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा ये डिसाइड करने का काम वो नंबर करता है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो बदल जाएगा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो, सॉरी पॉजिटिव है तो नहीं बदलेगा, नेगेटिव है तो बदल जाएगा। ठीक है भाई, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बोलो सही बात है क्या, बोलो। हाँ, जब तक कि मुझे पता नहीं होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकता। बोलो सही बात है, क्योंकि अगर मैंने करा दिया तो गलत होने के चांसेस भी है। बोलो, गलत होने के चांसेस भी तो है। जब तक मुझे ये मालूम नहीं है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक तो मेरे पास गलत होने के चांसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो, मेरे को ये मालूम थोड़ी था कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोलो क्या मुझे मालूम था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे यहाँ मल्टीप्लाई कराया। अब ये क्या कह रहा है कि x जो हो वो 1 से छोटा हो, x जो हो 1 से छोटा हो, ये कह रहा है। 1 से छोटा अगर मुझे कोई नंबर मानना हो, मान लो मैंने क्या मान लिया, -1 मान लिया। -1 तो 1 से छोटा ही होता है, मैंने -1 मान लिया। डाल के देखो, यहाँ -1 डाल के देखो, 1/-1 -1 ग्रेटर देन 1, क्या ये हो सकता है, -1 ग्रेटर देन 1 क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के गलत कर दी। क्या गलती कर दी सर आपने? हम तो बचपन से यही सीखे हैं कि इक्वल टू है तो कर दो, लेकिन वो इक्वल टू होता तब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते, जब इक्वल टू होता तब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते। तो सर यहाँ पर क्या दिक्कत हुई? यहाँ पर ये दिक्कत हुई कि आपको ये नहीं पता था कि ये जो x है ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव। जब तक ये पता नहीं होगा आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटीज में नहीं कराना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हो आप बात? में अक्सर बच्चा पूरा इनइक्वालिटी पढ़ जाता है, उसे इतनी बात की समझ नहीं आती है, उसे इतनी बात की समझ नहीं आती कि कब उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और कब नहीं। आपको दिमाग में रखना है अपने, अगर आप x को देखकर ये डिसाइड कर पाते हो, एक्सप्रेशन को देख के, मान लो यहाँ पर x की जगह कुछ और होता और आप उसे देख के ये डिसाइड कर लेते कि सर ये तो पॉजिटिव ही आएगा, आप उसे देख के डिसाइड कर लेते कि सर ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बिंदास, समझ रहे हो, बिना साइन को इफेक्ट किए। अगर आप ये देख लेते कि वो नेगेटिव ही आएगा, अगर आपके मन में ये सवाल भी आ जाता ना कि हाँ सर ये नेगेटिव है मुझे श्योर है, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। लेकिन जहां आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो इस बात का आपको इंपॉर्टेंट नोट बनाकर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नोट है ना, ठीक है। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर क्रॉस, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई never cross multiply until you are sure for साइन। अगर आपको साइन के लिए श्योर हो, आपको पता है कि कौन सा साइन लगेगा, तब तक तो आप कराओ, लेकिन अगर श्योर नहीं हो तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब क्लियर है, यहाँ तक आप सब मेरे साथ में हैं। बोलो क्या आप सब मेरे साथ में बेटा? सब मेरे साथ में हो यहाँ तक? जल्दी से रिप्लाई बताओ, बोलो बोलो बोलो। सब जाग रहे हैं? कौन कौन जाग रहा है? जल्दी रिप्लाई करो, कौन कौन आप में से जाग रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई सब जाग रहे हो यार। नमन तेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है यार, बड़े दिन हो गए, ऐसा क्या कर दिया नमन कुमार? आप रिप्लाई नहीं भेजे हो काफी समय से, तेजस बोलो, तो भाई अक्षित क्या हुआ, रिप्लाई नहीं भेज रहा है? तू बड़ा तो क्या? चलो आगे करें काम। चलो अब हम आ जाते हैं इनइक्वालिटी। चलो टाइप वन ऑफ इनइक्वालिटी, ध्यान से देखिएगा। टाइप वन ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप वन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कह रहा है? टाइप वन ऑफ इनइक्वालिटी में ध्यान से देखिएगा। इनइक्वालिटी में आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन है? व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, जिन एक्सप्रेशंस को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिन एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। सर जिन्हें मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसका मतलब जहां मैं रूट नहीं निकाल सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही, जहां मैं रूट नहीं निकाल सकता, यानी सर उन एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा सर? नेगेटिव होगा। बोलो बोलो, अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आने वाला है? नेगेटिव। बोलो क्या ये केस हम पढ़ चुके हैं? क्या ये केस आप सब पढ़ चुके हो कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। बोलो जल्दी से, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव सर मुझे याद आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में क्या होता था सर कि जो ग्राफ होता था वो कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटता था, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा या ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा। बोलो सही बात है, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा ये डिसाइड कौन करता था? ये कौन डिसाइड करता था कि ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे? बोलो ये कौन डिसाइड करता था? बिल्कुल सही, रिप्लाई आने लग गए हैं। कुछ बच्चे तो लगातार रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सही लगता है, पता चलता है कि वो काम कर रहे हैं। ए डिसाइड करता है, लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करता है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा बेटा? डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव ही है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ भी पॉजिटिव बनेगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ भी नेगेटिव ही बनने वाला है ना, डाउनवर्ड बनने वाला है। देखो अब इसके लिए बताओ, ये एक्सप्रेशन तो सॉल्व ही किया है। अरे ये तो आज ही सॉल्व किया। बोलो ये तो क्वेश्चन आज ही सॉल्व किया हमने। बोलो पूछ रहा है ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव रहेगा, आप बताओ कब रहेगा? बोलो ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव रहेगा, आप लोग बताओ मुझे। तो क्या लगता है आपको ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव रहेगा? तो आज ही किया क्वेश्चन में। क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? बोलो देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो चीज हमेशा रहती है उसके लिए बेटा हम क्या बोलते थे? ऑल रियल नंबर। क्या आपको याद है उसके लिए बोलते थे? ऑल रियल नंबर।
या इसको बोलते थे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बोलो यार, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। ऑल रियल नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, वही उसी टाइप का है। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग, क्या लगता है इसको देख के क्या आंसर आएगा? इस एक्सप्रेशन को बताओ, ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? पहले तो ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है? क्योंकि फैक्टराइज तो नहीं किया जा सकता, डी नेगेटिव आ रहा है, देखो बोलो यार, डी तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बोलो अगेन, बार बार आपको मन में सवाल करना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा? एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और आपसे पूछ रहा बताओ नेगेटिव कब होगा, तो बताओ कब होगा? अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और आपसे पूछ रहे कि बताओ नेगेटिव कब होगा, तो कब होगा? बोलो, कब नेगेटिव होगा? या कभी भी होगा? सोचो, कभी भी नहीं होगा। बोलो, कभी भी नहीं होगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 5। बोलो, आपका आंसर क्या आएगा? 5। ये कभी भी सर, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर? जो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके लिए बताओ जरा मुझे, बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? जल्दी से बताओ क्या आने वाला है? अगेन वही बात बेटा, ये तो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इसका, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। क्या पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है? ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा? हमेशा रहेगा। तो आंसर इज ऑल रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके, माइनस इंफिनिटी से लेके। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर, अगला क्वेश्चन बताओ फिर, बताओ बच्चों क्या लगता है इसको देख के आपको? क्या लगता है इसको देखकर आपको? हाँ, अब देखो ध्यान से, देखो ए तो कैसा है? ए तो नेगेटिव है, और डी भी कैसा है? डी भी नेगेटिव है। तो यानी ये एक्सप्रेशन है, अगर ए भी नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, यानी एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है। अरे अगर ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है, तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा नेगेटिव रहेगा। और अगर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा और पूछ रहा है कि बताओ कब पॉजिटिव होगा, तो कभी भी नहीं, क्योंकि हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? बोलो, आंसर इज 5, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर है? कितने बच्चों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, बहुत सही, बहुत सही। चलो बेटा आगे देखो, अब तक तो हम वो एक्सप्रेशन कर रहे थे जिन्हें फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। अब उन एक्सप्रेशंस की बारी है जिन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब उन एक्सप्रेशंस की बारी है जिन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आप जल्दी से ये रूल अपनी कॉपी में नोट करो, जल्दी से ये रूल सभी बच्चे कॉपी में नोट करो एक बार। ऐसे एक्सप्रेशन जिन्हें फैक्टराइज किया जा सकता है, नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या देगा। चलो देखो जरा मेरे साथ ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फैक्टराइज, कह रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसे फैक्टराइज करो लीनियर में। जितने ज्यादा उसके लीनियर फैक्टर बना सकते हो ना उतने बना लो, जितना उसको आप तोड़ सकते हो, जितने फैक्टर बना सकते हो तोड़ लो। चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तोड़ लो, वही आपका बेसिक तरीका है, उससे तोड़ लो। ठीक है जी। उसके बाद जिस बात का ध्यान रखना है हमेशा, कि हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा, उसे हमेशा क्या बनाओ? 1 बनाओ। सर 1 कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा मैं बताऊंगा, अभी चिंता क्यों कर रहे हैं, है ना। मान लो 2x आता है तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, वो भी हम करेंगे, चिंता ना करो। फिर क्या कह रहा है? मार्क जीरोस ऑन नंबर लाइन, ये भी हम देख लेंगे अभी नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। गिव साइन टू रिस्पेक्टिव एरिया, साइन क्या देने होते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग सब्र करें, इस क्वेश्चन के साथ आपको सब क्लियर हो जाएगा।
देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो एक्सप्रेशन है वो पहले से ही फैक्टराइज करके दिया हुआ। ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको पहले से ही फैक्टराइज करके दिया हुआ। ठीक है भाई, मेरे सब मेरे साथ में ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहला काम तो था कि एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो, पहले से ही हो रखा है, हमें तो करने की जरूरत है नहीं। अगला काम था कि x का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 बनाओ, x का कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। ध्यान से देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है, तो इसे 1 बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस जैसे ही आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, x -1। क्या आप सब मेरे साथ में हो, जल्दी बताओ। माइनस कॉमन लेने पे यहाँ माइनस आ जाएगा और ये x -1 आ जाएगा। सब मेरे साथ में जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा। चलो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से क्या कॉमन लूंगा मैं, बताओ कि x का कोएफिशिएंट 1 आ गया। आप लोग बताओ यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए कि x का कोएफिशिएंट 1 आ जाए। सब कह रहे हैं कि सर 2 को कॉमन ले लो। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, यहाँ पे ले आता हूँ, ये 2 को यहाँ ले आया, तो यहाँ पर आपको क्या x + 2 नजर आ रहा है। बोलो जल्दी से, x का कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, 4 में से 2 आ जाएगा। बाकी सबके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका मेकअप बिगाड़ने की जरूरत हमें नहीं है, उन्हें ऐसे ही रखो ग्रेटर देन 0। अभी तो -2 है, इससे तो मेरे को कोई खास प्यार तो है नहीं। देखो माइनस, तो क्या किया, इसको डिवाइड करा दो वहां 0 से, -2 को आप वहां डिवाइड करा दो। जैसे ही माइनस से डिवाइड कराओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बोलो जल्दी से। तो जो आपको दिखेगा क्या दिखेगा कि x - 1, x + 2, x - 2 एंड x - 7, ये आ जाएगा बेटा लेस देन 0। जल्दी बोलो कौन कौन इस स्टेप में मेरे साथ पहुंच चुका है, आप में से कौन कौन है जो इस स्टेप में मेरे साथ पहुंच चुके हैं। -2 से मल्टीप्लाई करा के ये जो साइन पहले यहाँ था अब वो इधर हो गया, क्योंकि आपने माइनस वाले से मल्टीप्लाई कराया। बोलो क्या आप सब मेरे साथ में हो, बोलो भाई, सबके रिप्लाई आ जाए एक बार जल्दी से। क्या सब आप मेरे साथ में जाग रहे हो, बोलो सब बोलो। मैं जानता हूँ आपकी आज तीसरी क्लास है ना, आप सुबह से थक गए होंगे रिप्लाई देने में, लेकिन मेरी चौथी क्लास है सुबह से, है ना, और मैं नहीं थक रहा हूँ पढ़ाने में, तो आप लोग भी ना थके, पूरा जोश बना के रखें। आप एनडीए के विद्यार्थी याद रखें, और एनडीए के विद्यार्थी कभी भी जोश से पीछे नहीं हटते, है ना। जोश पूरा होना चाहिए, आप पूरे जागते हुए एकदम अटेंटिव हो जाए सारे बच्चे, बिल्कुल अटेंटिव। अगर एनडीए में जाना है, ऑफिसर बनना है आर्म फोर्सेस के अंदर, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, वहां जाने के लिए आप लोग भिड़ रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम अटेंटिव होकर रहिए, है ना। चलिए -2 से मेरे भाई आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ पहुंच गए। फिर अगला काम है नंबर लाइन प्लॉट करना। नंबर लाइन प्लॉट करो, नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करो। देखो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू 1 डाल दी, यहाँ पर डाल दी, ये रही x की वैल्यू 1। यहाँ से x की वैल्यू -2 मान लो इधर आ गई, -2 इधर आ गई, x की वैल्यू 2 थोड़ा इधर आ गई, x की वैल्यू 7 इधर आ गई। समझ रहे हो बात, ये एग्जैक्ट नहीं डालनी कि कहीं आप नंबर लाइन पे स्केल लेके बैठ जाओ, समझ जाओ कि बस हाँ 1 इधर होता है, 2 इधर होता है, 7 इधर होता है, इतना आपको अंदाजा होना चाहिए। उसके बाद अगला काम क्या है, यहां से आपको शुरू करना है, सबसे लास्ट वाले से यहां से शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन के साथ। हमेशा पॉजिटिव से ही शुरू करना है बेटा, हमेशा पॉजिटिव से ही शुरू करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बेटा। अब सर ये क्या किया, इससे हमें आंसर कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा। आपसे वो कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन नेगेटिव लेस देन 0। तो नेगेटिव वाले हिस्से को देखो बेटा कौन कौन से हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नेगेटिव वाला हिस्सा कौन कौन सा है, आपको सर एक तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव आ रहा है और एक ये वाला हिस्सा नेगेटिव आ रहा है। तो लिख लो बेटा इस चीज को, क्या क्या है ये, -2 से लेके 1 आ गया, -2 से लेके 1 आ गया, यूनियन यूनियन 2 से लेके 7, ये वो दो हिस्से आ गए जो आपके आंसर, -2 से लेके 1, 2 से लेके 7। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हो। अगर आपने यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने -2 को इंक्लूड कर लिया। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि आपने -2 को इंक्लूड कर लिया। अगर आप -2 को इंक्लूड करते हो तो ध्यान से देखो, -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन 0 नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है। अगर इक्वल टू का निशान होता तो मैं कैपिटल ब्रैकेट भी लगा देता। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, क्या आप इस आंसर तक मेरे साथ पहुंच गए हैं, बोलिए क्या ये आपका आंसर आ रहा है। हाँ, रिपीट लास्ट पार्ट दोबारा देख बेटा। लास्ट पार्ट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमेशा नंबर लाइन पे ना सबसे एंड पॉइंट जो राइट साइड होगा, राइट साइड से प्लस माइनस करके चलना है, राइट साइड से प्लस माइनस करके चलना है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे ही आप ये रीजन लिख लोगे कि ये प्लस है और ये माइनस, आप देखना इक्वेशन जो आपके पास आई है
इक्वेशन क्या दिखानी है, नेगेटिव, लेस देन जीरो है ना, इक्वेशन इज लेस देन जीरो, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो इन दोनों को लिख लिया, -2 से 1 और 2 से 7, लेकिन ब्रैकेट कौन सी लगाई, छोटी वाली, जिसमें छोटी का मतलब क्या होता था याद है, ओपन ब्रैकेट, जिसमें इंक्लूड नहीं करते थे, अगर मुझे इंक्लूड करना हो तो मैं बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ। चलो बेटा एक क्वेश्चन और मैं अब आपको देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। x² - 5x x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, ये आपको दे रखा है, ठीक है बात, ग्रेटर देन 0। जल्दी से मुझे इसका आंसर, पहले तो फैक्टराइज करो बेटा, पहले फैक्टराइज करो जरा, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करो, फिर प्लस माइनस का साइन दो, तीनों स्टेप फॉलो करो जल्दी से। नंबर लाइन बस आपको सिंपल बनाना है बेटा, जैसे यहाँ देखो जल्दी से, इसके फैक्टर आप बना पा रहे होंगे, x - 2 और x - 3 ग्रेटर देन 0, तो बस इन दोनों को आपको प्लॉट करना है। एक तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, बोलो सही बात है, यहाँ से 2 आई, यहाँ से 3 आई, ठीक है ना, जीरोस को प्लॉट करके यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस, वहां से स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस। आप बताओ आपका हिस्सा कौन सा हिस्सा है, जल्दी से बताओ कौन कौन सा हिस्सा आपका आंसर है, आपको पॉजिटिव आंसर देना, कौन कौन सा हिस्सा आंसर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बोलो सही बात है, ये दोनों हिस्से आपके आंसर है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ बताओ, लेफ्ट टू लेफ्ट कितना जाते हैं हम लोग, -∞, अरे लेफ्ट से लेफ्ट में आप कितना जाओगे, -∞ से लेके 2, बोलो -∞ से लेके 2, यूनियन, यूनियन बोलो कहां से कहां, 3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी, आगे तक जा रहा है ना, 3 से लेके कहां तक। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया, क्या आपका आंसर आया है, ठीक है, आ गया, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन और करके बताओ, अगर इसका आ गया तो एक क्वेश्चन और करके बता दो। क्वेश्चन है x² minus 7x plus 12 less than equal to 0, समझो, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए, लेस देन इक्वल टू 0 बताना है, अगर मैं इसके फैक्टर को तो क्या क्या आएंगे, जल्दी बोलो, फैक्टर आ रहा है सर x - 4 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, फिर अगला स्टेप होता था नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन पे करो, क्या क्या आ गया, 3 आ गया, एक तो 3 आ गया और एक 4 आ गया, बोलो सही बात है, 3 आ गया और 4 आ गया, यहाँ से क्या आएगा बेटा, यहाँ से क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, आपका कौन सा हिस्सा आंसर है, आपको क्या दिखाना, ध्यान से देखो, नेगेटिव, नेगेटिव वाला हिस्सा कौन सा है बेटा, नेगेटिव वाला हिस्सा कौन सा, ये वाला, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4, लेकिन ब्रैकेट कौन सी आएगी, ब्रैकेट कौन सी आएगी, ध्यान से देखो, ब्रैकेट क्या क्लोज आएगी आपकी बार, क्योंकि इक्वल टू 0 भी हो सकता है आंसर आपका, ब्रैकेट क्या क्लोज आएगी, क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है, इक्वल का मतलब 3 और 4 भी आंसर आ सकते हैं, बोलो यार, कितने बच्चे यहाँ तक मेरे साथ में हैं, कितने बच्चे यहाँ तक मेरे साथ में हैं, सब हो साथ में, सबका आ गया होगा आंसर, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, ये अगला क्वेश्चन, सबसे पहले तो क्या करते थे याद है आपको, फैक्टराइज, क्या करते थे बेटा, फैक्टराइज, इस वाले के फैक्टर अगर आप बना के देखो तो आ रहा है क्या, x - 3 और x प्लस, फैक्टर मैं ही बना रहा हूँ है ना, क्योंकि अब समय होने वाला है, x - 3 और x प्लस, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा बेटा, x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा, फैक्टर बना लिए सबके, अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन पे देखो, एक तो x यहाँ इस वाले x की वजह से क्या आएगा, इस वाले x की वैल्यू क्या आएगी, 0, अरे अगर आपको सिंपल x दे रखा है उसकी 0 क्या होगी, 0, ठीक है ना बात ये, अच्छा, और क्या क्या आ रहा है, एक तो -6 आ रहा है, -2 आ रहा है और 3 आ रहा है, उम्मीद करता हूँ सबने सारी जीरोस प्लॉट कर ली, जीरो प्लॉट करनी आती है, ब्रैकेट को 0 के बराबर करो और x की वैल्यू निकाल लो, ब्रैकेट को 0 के बराबर करो और x की वैल्यू निकाल लो, सबको आती है 0 निकालनी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो सही बात है, आपका हिस्सा कौन सा आंसर है, आपका हिस्सा आंसर है प्लस वाला, आपका हिस्सा आंसर है प्लस वाला, क्योंकि पॉजिटिव दिखाना है ना एक्सप्रेशन, प्लस वाला एक तो ये आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बोलो क्या क्या आया, -∞ से -6,
यूनियन -2 से 0, यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो मेरे भाई किस किस को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बोलो किस किस को क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व, बेबी कर्व मेथड। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने अभी तक आज पढ़ाया है क्वाड्रेटिक का ग्राफ के साथ, इस सबको कल रिवाइज करके आना बेटा। कल रिवाइज करके आओगे तो कल और आगे हम बढ़ जाएंगे, कल हम और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कल और आगे बढ़ जाएंगे। शिवांग ये सबसे आसान मेथड होता है ना। इसके अलावा जो मेथड होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। करेंगे क्या कि दो नंबर जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो केस बना बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो बेटा सब रिवाइज करके आना कल। पूरा कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। हम इसी इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ याद रखना मैंने 72 तक करवा दिया है, 73 से हम आगे बढ़ेंगे, है ना, जो शीट नंबर है। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। जय हिंद सभी।